हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम तुमने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब उसके आगे अपन पढ़ते हैं। उसके आगे सबसे पहले अपने आती है प्रमेय 1.2। अब प्रमेय 1.2 क्या कहती है? माना पी एक अभाज्य संख्या है। पी क्या है? एक अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो पी भी उनमें से कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि पी मतलब ये 2, 3, 5, 7 ये किसी ए स्क्वायर को, किसी स्क्वायर वाली संख्या मतलब वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है। वर्ग संख्या जैसे अपने हो गई एक हो गई, क्योंकि एक किसका वर्ग होता है? एक का। 4 हो गई, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 9 हो गई, 16, 25, 36, 36 और 49, ये सभी क्या कहलाती है? अपना वर्ग संख्या है। अगर पी किसी वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये पी ए को भी विभाजित कर रहा है। अगर वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है तो उसके जो रूट निकालेंगे ना वर्ग संख्या का, उसको भी पी क्या करेगा? विभाजित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मैंने एक वर्ग संख्या ली, वर्ग संख्या ले ली मैंने जैसे 625। अब देखो 625 में 5 का भाग जाता है, 5 का क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो 25 के स्क्वायर में मतलब 625 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब इधर क्या लेनी है? ध्यान रखना, अभाज्य संख्या ही लेनी है, दूसरी संख्या नहीं ले सकते। तो 25 के स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटा दो तो क्या बच गया? 25। अब 25 में क्या होगा? 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब स्क्वायर में जा रहा है तो उसके बिना स्क्वायर वाली संख्या में भी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो संख्या ले रहा हो ना जिसका भाग जा रहा है वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, 5 25 स्क्वायर को विभाजित करता है। समझ में ही लाइन? तो क्या होगा? 5 25 को भी विभाजित करेगा। अपने को पता है 25 में भी 5 का भाग जाता है। एक और एग्जांपल लेना चाहें तो अपन जैसे ऐसे ले सकते हैं, एक और वर्ग संख्या ले ली, जैसे मैंने 64 64 किसका वर्ग होता है? ये 8 का। ठीक है, अब देखो 64 में किसका अभाज्य संख्या? ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जिसका 64 में भाग जाता हो। 2 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसका 64 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इधर देखो 2 64 को विभाजित करता है, विभाजित करता है मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 2, अब 64 के 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दो तो 8 को भी विभाजित करेगा। पता है 8 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, ये प्रमेय समझ में आ गई? बस ध्यान रखना, अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर दी है तो ए को भी विभाजित करेगी, वो कि वही सेम अभाज्य संख्या। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो संख्या विभाजित कर रहे हैं ना वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने एक छोटा सा टॉपिक है सह अभाज्य। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। सह अभाज्य इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? देखो अभाज्य का मतलब तो पता है अपने को, जिसके ठीक 2 गुणनखंड हो या ठीक 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। अब ये क्या आ गया? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ए व बी दो संख्याएं ए व बी सह अभाज्य कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है यदि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। दो संख्याएं ए और बी सहभाज्य कब कहलाएगी? यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मैंने 2 संख्याएं ली, फॉर एग्जांपल एक तो ले लिया 4 और एक ले लिया 9। ठीक है, अब 4 के मैंने गुणनखंड बताया, तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 4 में किस किसका भाग जाता है? 4 के गुणनखंड
या फिर फैक्टर कौन कौन से, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया और एक चार। और 9 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो एक तीन और एक 9। अब इनमें बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, एक। तो 4 और 9 क्या हो गई, सहभाज्य। सहभाज्य कैसे देखो, ए और बी सहभाज्य कहलाती है यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होनी चाहिए। तो 4 और 9 के गुणनखंड किए मैंने, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी निकाले, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, ओनली 1। तो 1 के अलावा और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है क्या 4 और 9 में, नहीं आ रहा है। तो ये 4 और 9 क्या हो गए, सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब 4 और 9 में सिंपल भाषा में कहें तो इनका HCF 1 आएगा, या फिर इनमें कोई भी एक भी संख्या कॉमन ना आनी, एक के अलावा कोई और दूसरी संख्या कॉमन ना। और अगर दूसरे एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे 3 और 7 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा। और देखना चाहें तो अपने जैसे 10 और 19 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। और देखना चाहें तो और 9 और 20 ले लो, दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों अलग अलग संख्याएं। देखो 4 और 9 क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, सहअभाज्य। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, सहअभाज्य में क्या होता है, दोनों में कुछ कॉमन ना आए 1 के अलावा। 4 और 9 में गुणनखंड में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गई, सहअभाज्य। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो ये भी क्या हो गई, सहअभाज्य। 10 और 19 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 20 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सभी क्या हो गई, सहअभाज्य। एक संख्या में लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 15 और 27। अब ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। अब उसका कारण ये है कि दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, दोनों में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये अपने सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य समझ में आई क्या, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। और परिभाषा देखे तो ये है, ठीक है। इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 ये कहती है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको क्या प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, अब प्रूफ कैसे करेंगे, इसको अपन विरोधाभास विधि से प्रूफ करेंगे। विरोधाभास विधि ये होती है, जो कह रखा है ना उसका उल्टा मान के चलो, मतलब विरोध करके चलो, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, तो अपन उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अब चूंकि एक √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या तो मान लिया, उसके साथ ही क्या लिख दिया, √2 बराबर क्या मान लिया मैंने, a/b। अब ये p/q रूप में आ गया। अब यहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इसको चाहो तो आगे लिख भी सकते हैं। अर्थात ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड
नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बी क्या है, इधर डिवाइड में, इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करा दूं, तो इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ये √2 इंटू बी, और बराबर में क्या बच गया अपने ए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। ध्यान रखना, किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर, उसको रूट को हटा दो, स्क्वायर करते ही क्या करना है, रूट को हटा देना। और यहाँ पर क्या किया, ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर के बराबर में क्या रहा है, 2 गुणा बी स्क्वायर। अब 2 गुणा बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 गुणा बी स्क्वायर। मतलब कोई भी जैसे एक संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 27, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू 9, तो ये भी तो ऐसे ही है, इसको मान लो ए, ये बी, और ये सॉरी ये है 2, इसको ऐसे 2 की तरफ करते हैं, देखो 28 2 इंटू 40। अब इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ए स्क्वायर इसको मान लो, 2 ये मान लो, और बी स्क्वायर इसको मान लो। तो 28 में 2 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि 28 के इक्वल में 2 आ रहा है, तो 28 में क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है। तो सेम टू सेम ए स्क्वायर के इक्वल में 2 आ रहा है, तो ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो 2 है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको दे देंगे अपने समीकरण नंबर, इसको तो 1 देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। इसके आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.2, उसमें क्या लिखा रखा है, अगर कोई अभाज्य संख्या, अब देखो 2 क्या है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, और ए स्क्वायर को विभाजित करे, मतलब पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा। अभी प्रमेय पढ़ी 1.2 सॉरी, तो पी क्या है, अभाज्य संख्या की, और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 ए स्क्वायर को विभाजित करिए, तो 2 ही ए को भी विभाजित करेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ए को विभाजित करती है। इसको देनी है अपने को समीकरण नंबर 2। ये यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये काम की नहीं है, ठीक है। अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रही है, जैसे मेरे को मान लिया मैंने 50 में अगर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, तो मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 25। अब 25 कोई दूसरी संख्या हो गई, तो यहाँ पर देखो ए में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैं ए बराबर 2 इंटू कोई एक संख्या आएगी सी, ठीक है, भागफल क्या जाएगा सी। मैंने ये क्या कर लिया, मान लिया, क्या माना, ए बराबर 2c, क्योंकि देखो ए में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो भाग देने पे कोई ना कोई भागफल तो आएगा ही आएगा, वो भागफल मैंने मान लिया सी। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, वही किया मैंने, तो ए बराबर 2c। अब देखो ए की वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, ए बराबर क्या है, √2b। ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए √2b, और यहाँ पर क्या है 2c। अब क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ वापस, ये √2b ऐसे ही, ये होल स्क्वायर, ये 2c का भी होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो समीकरण, सॉरी इसको 1 देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ लिखना है, समीकरण 1 से। अब स्क्वायर करो, अभी बताया √2 का कोई स्क्वायर करो कि 2 आएगा, और ये बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर। 2 यहाँ है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर बटेवा 2, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर के बराबर में 2 गुना कोई ना कोई संख्या आ रही है, तो बी स्क्वायर के बराबर में अगर 2 गुना आ रहा है, तो 2 का भाग बी स्क्वायर में पूरा पूरा जाएगा, तो 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगर वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी करेगा, पर मैं पढ़ी थी 1.2 से, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर
एक ये दो ये, इसको दे देते समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण दो और 3 से क्या पता चल रहा है, देखो 2 ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो समीकरण 2 व 3 से 2 ए व बी दोनों को विभाजित करता है। अब देखो 2 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, तो मतलब ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक दो संख्या भी आएगी। तो और अपन ने क्या पढ़ा अभी यहाँ पर कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, दो क्या है, ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए व बी में बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया यहाँ 2, और यहाँ क्या लिखेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और है ही नहीं, तो ये अलग बात आ रही है, ये अलग बात आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधाभास। अब ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि अपन ने क्या कल्पना गलत है, और कल्पना क्या की थी यहाँ पर, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना अपनी गलत हो गई, और ये गलत है तो सही क्या हो गई, परिमेय नहीं है तो क्या हो गई, वो एक अपरिमेय। यही अपने को प्रूफ करना है। यहाँ लिख लेंगे जो कि हमारी कल्पना के, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जगह नहीं बच रही, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो विरोधाभास आ गया, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, ये परिकल्पना क्या हो गई, गलत। दिस इंप्लाइज दैट, अतः यहाँ पे यूं लिखो, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है पूरा का पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमारी की जगह यहाँ हमारे आएगा, हमारे इस तथ्य का विरोधाभास है कि प्रमेय 1.3 के बाद अपन हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अभी अपन ने √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। जहां जहां 2 था वहां वहां क्या लग जाएगा, अब 5, और 5 की जगह 3 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, कुछ भी आ जा सकता है, √7 भी आ सकता है। मेथड सेम रहेगा, बस संख्याएं थोड़ी सी चेंज रहेगी। तो इसको मैं एक और बार करा देता हूं प्रूफ। अब देखो, पहले बताया किस विधि से करना है, विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि क्या कहती है, जो दे रखा है उसको उल्टा मानो। आप सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, तो अपन क्या मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तथा
√5 बराबर क्या लिख देंगे, a/b, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य अर्थात a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये b इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 और ये b इक्वल टू क्या बच गया, a। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या आएगा, √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या जाएगा b स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा a स्क्वायर। अब तो a स्क्वायर के इक्वल में 5 इंटू कोई संख्या आ रही है, 5 इंटू क्या आ रहा है b स्क्वायर, तो ये 5 का डिवाइड जाएगा a स्क्वायर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 5 क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब प्रमेय 1.2 से क्या पढ़ा, अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा, क्यों, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 5 क्या करेगी, a को भी विभाजित 5a को विभाजित करता है। ठीक है, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब 5 अगर a को विभाजित कर रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो भाग देने पर कोई ना कोई शेषफल आएगा, उसको मैंने मान लिया c, पिछले वाले की तरह। तो क्या मान लिया, माना a बराबर किसके बराबर है, 5 इंटू सी। अब क्या करेंगे, वापस दोनों तरफ पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है a की वैल्यू, √5 इंटू बी बराबर क्या है 5c। यहां से समीकरण 1 से चाहो तो पहले वर्ग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ग करेंगे क्या आएगा, √5 b का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5c का स्क्वायर। पहले वर्ग कर दोगे तो कुछ नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और b स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो क्या क्या b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर के इक्वल में 5 इंटू कोई संख्या आ रही है, b स्क्वायर के मल्टीपल में क्या रहा 5 इंटू कोई संख्या आ रही है, तो 5 क्या करेगा b को डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को, तो 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय से अपने को पता है कि b को भी विभाजित करेगा। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या कह रही है, 5 a को विभाजित कर रहा है और 5 b को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या गया, समीकरण 2 व 3 से क्या हो गए, 5 a व b को विभाजित करता है। अब मतलब 5 का a और b में दोनों में भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अगर सेम भाग जा रहा है किसी संख्या का, तो वो उसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 5 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर अब ये इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये हमारी कल्पना की विपरीत आ रहा है, क्यों, क्योंकि a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ क्या 5 a व b को
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये दोनों बातें क्या हो रही है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, मतलब विरोध कर रही है। तो इसका मतलब जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सदिश निर्देश, अतः हमारी कल्पना या हमारी परिकल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। सेम टू सेम अगर आपने यहाँ √2 की जगह √3 आ गया तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 लिख देंगे, 2 आ गया तो 2 लिख देंगे, और 7 आएगा तो 7 लिख देंगे। बस मेथड ये सब पूरा सेम रहेगा और ये इतनी सारी चीजें तुमको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सेम टू सेम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें वो इतना सारा लंबा नहीं जाएगा, इसमें छोटा सा ही करना है। पहले तो क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तथा अब ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 = a/b। ठीक है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, और b का मान 0 नहीं है। अब आगे क्या करना है, बराबर की ये जितने भी दूसरी संख्या है ना रूट के अलावा, उन सभी को बराबर के उधर भेजना है। अगर प्लस में तो उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। कुल मिला के अपने को एक तरफ केवल रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेजना है, जहां ए व बी पूर्णांक है तथा बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बी 0 हो जाएगा तो अनंत बन जाएगा। अब देखो +3 है, इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b - 3। इसके नीचे एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, b, तो a - 3b। ये क्या गया, 2√5 मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, है ना। अब ये दो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो a - 3b को अपॉन में क्या जाएगा, 2b। अब देखो क्योंकि ए ओ बी क्या है, पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, तो इसलिए a - 3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या होगी। कि परिमेय संख्या में क्या होता है, बटे में आ जाती है, पूर्णांक क्या रहते हैं, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। अब देखो ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय। तो दिस इंप्लाइज दैट √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो
अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपने सोल्व किया कि जो रूट की जो संख्याएं होती है, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ गई, जैसे √2, √3, √5, √7, रूट अपने 11 ऐसे, तो वो सभी क्या होती है? अपरिमेय। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? √5 क्या आ रही है? परिमेय। तो ये दोनों क्या आ रही है? एक दूसरे की विपरीत बात है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। अगली लाइन में लिख लेते हैं। अब विरोधाभास है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय, लेकिन √5 क्या आ रही है? यहाँ पर क्या आ रही है? परिमेय। तो विरोधाभास है। तो आगे क्या लिखेंगे अपन? दिस इंप्लाइज दैट अतः हमारी परिकल्पना, या कल्पना भी लिख सकते हो, त्रुटिपूर्ण है या गलत है, कुछ भी लिख सकते हो। परिकल्पना गलत है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब परिकल्पना ही गलत आ गया कि परिकल्पना क्या की? ये वाली परिमेय संख्या है, ये भी लिख दो। परिकल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिकल्पना ही गलत आ गई, तो क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। क्या सिद्ध करना है इसको? अपरिमेय। तो पहले क्या मान लेंगे? इसको परिमेय मान लेंगे। विरोधाभास विधि माना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b क्या है? पूर्णांक है, तथा b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? मैंने क्या बोला? इधर रूट रखना है, बाकी बाकी सभी संख्याओं को उधर भेजना है। तो इधर देखो, इसको शॉर्ट करना है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको क्या कर दूं? उल्टा। जैसे 1/√2 है तो उल्टा क्या? √2/1 हो गया। तो अगर किसी इधर वाली संख्या को उल्टा कर रहे हो तो उधर बराबर के उधर वाली संख्या भी उल्टा होगी। तो उल्टा किया तो इसको क्या गया? b/a। मतलब क्या गया? आपने √2 = क्या गया? b/a, क्योंकि 1 का कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो, क्योंकि a व b क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है? परिमेय। तो b/a क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। अब b/a एक परिमेय है तो √2 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। अगर b/a परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगा, कारण ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर b/a किसके इक्वल है? √2 के। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय। तो आगे देखो, परंतु हम जानते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जो कि
विरोधाभास है। विरोधाभास है क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय। अपन ने पहले सिद्ध कर लिया। अब ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि अपन ने कल्पना गलत की। कल्पना क्या की, ये परिमेय मान लिया। अब ये परिमेय नहीं हुई तो क्या हो गई, अपरिमेय। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय नहीं है तो क्या हो गए, अपरिमेय। दिस इंप्लाइज दिस 1/√2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आई क्या, उतार लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही करना है, इसलिए मैंने बस संख्याएं मिटाई, बाकी ये लाइनें वैसी की वैसी ही रही। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7√5 है, तो क्या मान लेंगे, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको a बटेवा b के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 बटेवा बराबर a बटेवा b। अब क्या बोला, इधर केवल रूट वाली संख्या रखनी, बिना रूट की संख्या उधर जानी चाहिए, तो इधर मैंने केवल √5 रख दिया और ये अपॉन b ऐसा का ऐसा ही। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। ठीक है, अब देखो चूंकि a अपॉन b, सॉरी a व b क्या है, पूर्णांक है, तो a अपॉन 7b क्या होगा, परिमेय। अरे ये पूर्णांक है a और b, तो a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि पूर्णांकों को बटेवा में लिख दिया तो क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय। मतलब क्या हो गया, √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। लेकिन ये तो हमारी विरोधाभास है, क्यों, क्योंकि √5 अपन ने पहले सिद्ध किया है, कौन सी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी परिकल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत। तो सही क्या होगा, 7√5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। मैंने पहले गलत लिख दिया था क्या, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पहले वाले में शायद यहाँ पर परिमेय लिख दिया था, इसको सही कर देना, अपरिमेय होता है। अगला वाला भी सेम टू सेम है, क्या है, 6 + √2। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 को बराबर में क्या लिख देंगे, a अपॉन b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ क्या जाएगा, 6 उधर जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 6, तो a अपॉन b -6, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। एलसीएम क्या जाएगा, b, तो 1 - 6b, ये क्या आ गया, √2। अब देखो a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a - 6b अपॉन b, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय। अब ये परिमेय है, लेकिन अपने को पता है ये विरोधाभास है, क्यों, क्योंकि अपन ने शुरुआत में प्रमेय 1.3 में सिद्ध किया है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, 6 + √2 कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इसी के साथ तुम्हारे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।